दोस्तों साल था 1955। देश को आजाद हुए अभी 7 बरस ही हुए थे। चारों तरफ सिर्फ गरीबी और भुखमरी थी। ऐसे में देश को जरूरत थी तो एक सॉलिड प्लान की जो देश की इकोनॉमी को बूस्ट कर दे। ऐसे में इंडियन स्टैटिस्टिक्स प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने इकोनॉमी के लिए एक प्लान तैयार किया जिस पर देश के 20 जाने माने इकोनॉमिस्ट की राय ली गई। ये प्लान पूरी तरह से सोवियत यूनियन की सेंट्रल प्लानिंग मॉडल पर बेस्ड था, यानी इकोनॉमी से रिलेटेड सारे डिजाइन्स भारत सरकार या सरकारी कंपनियां लेंगी। इस प्लान पर उन 20 में से 19 इकोनॉमिस्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया और एक ने रेड, जिसका नाम था बेलिकोट रघुनाथ शेनॉय यानी BR शेनॉय। शायद तब महालनोबिस और उनके प्लान का सपोर्ट करने वाले इकोनॉमिस्ट के लिए शेनॉय किसी खलनायक से कम नहीं रहे होंगे। खैर जो भी है, लेकिन उस वक्त वहां बैठे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाकी के इकोनॉमिस्ट ने उसे नजरअंदाज कर दिया, जिसका खामियाजा भारत आज तक भुगत रहा है। अगर उस दिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शेनॉय की बात सुन लेते तो शायद आज भी भारत सोने की चिड़िया होता। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे डिटेल में समझने के लिए हमें 76 साल पीछे चलना होगा। देखिए, साल 1947 की बात है जब हमारे भारत के नेता नए आजाद देश को लेकर थोड़ा परेशान थे। परेशानी का कारण भी साफ था, क्योंकि देश अभी अभी आजाद हुआ था और उसके सामने बहुत सारी ऐसी जरूरी चुनौतियां थीं जिसके बिना नागरिकों का सरवाइव कर पाना मुश्किल हो जाता। वहीं सबसे बड़े चैलेंज की अगर हम बात करें तो वो थी देश की गरीबी। आजादी के समय भारत में 80% आबादी गरीब थी, यानी लगभग 250 मिलियन लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो ठीक से 2 वक्त की रोटी खा सके, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था भी डगमगाई हुई थी। इसे पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार ने साल 1947 में मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को अडॉप्ट किया। दैट मींस जहां तीनों सेक्टर यानी प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट सेक्टर एक साथ एग्जिस्ट करते हो, उसे मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम कहते हैं। इसने 1951 में भारत के लिए पहली पंचवर्षीय योजना को जन्म दिया और इसके सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद साल 1955 में शुरू हुई दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसे नाम दिया गया महालनोबिस प्लान। यानी कि ये प्लान प्रशांत चंद्र महालनोबिस के दिमाग की उपज थी और यहीं से शुरू हुई असली पॉलिटिक्स। दरअसल महालनोबिस देश के पहले प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के काफी चहेते थे, जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। वो फिजिसिस्ट और स्टैटिस्टिशियन होने के साथ साथ संस्कृत और बंगाली लिटरेचर के भी अच्छे जानकार थे, लेकिन इकोनॉमिक्स में उनका हाथ थोड़ा तंग था। महालनोबिस खुद इस बात से एग्री करते थे कि उन्हें आर्थिक मामलों की कुछ खास नॉलेज नहीं थी, यानी सरकार देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक ऐसे शख्स के बनाए हुए प्लान पर काम करने के लिए राजी हुई थी जिसे इकोनॉमिक्स की नॉलेज ही नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। खैर, वहीं शेनॉय जाने माने इकोनॉमिस्ट थे। साल 1929 में उन्होंने BHU से मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्री ली, वो भी गोल्ड मेडल के साथ। फिर इंग्लैंड गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की, जहां उन्होंने जॉन बेनार्ड कीन्स के प्रिंसिपल्स तक को चुनौती दे डाली थी। हालांकि बाद में कीन्स ने इसे एक्सेप्ट भी किया। अब वहीं से पढ़ाई पूरी करने के बाद शेनॉय भारत वापस लौटे और यहाँ पर कई कॉलेजेस में प्रोफेसर की नौकरी की, लेकिन ये काम उन्हें ज्यादा दिन तक रास नहीं आया। इसलिए 1945 में वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ गए। हालांकि करीब 9 साल बाद उन्होंने फिर से पढ़ने का फैसला किया। अगर सीधे सीधे कहें तो उन्हें इकोनॉमिक्स की अच्छी खासी नॉलेज थी और अपनी इसी एबिलिटी को वो इकोनॉमिक सेक्टर में प्रूव कर चुके थे। फिर भी 1955 में जब उन्होंने महालनोबिस के प्लान का विरोध किया तो उसे अनसुना कर दिया गया। इसका रिजल्ट ये निकला कि 90 का दशक खत्म होने से पहले पहले महालनोबिस की इस आर्थिक योजना ने देश को दिवालिया होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। देश को इस आर्थिक दलदल से निकालने के लिए नरसिम्हा राव की सरकार ने कई पापड़ बेले। मजबूरी में आर्थिक सुधार अपनाए गए, जिसे अभी तक की सरकारें आगे बढ़ाती आई हैं। उसी की बदौलत आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन पाया। वहीं जिस फ्री मार्केट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की नीतियों के दम पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत इस दशक के आखिरी तक दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी होगा, उसकी सिफारिश शेनॉय ने 1955 में ही कर दी थी, यानी आज से करीब 7 दशक पहले। उन्होंने फ्री ट्रेड को अपनाने की सलाह दी थी।
अगर उस वक्त उनकी बात सुन ली गई होती तो आज भी भारत सोने की चिड़िया होता और हमारी इकोनॉमी देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी होती। अब वहीं शेनॉय ने जो कहा था वो किस हद तक साबित हुआ, उसे समझने के लिए देखना चाहिए कि महालनोबिस और नेहरू के इकोनॉमिक प्लान में क्या क्या गड़बड़ियां रही थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या इसमें प्लानिंग कमीशन का भी कोई रोल था जिसे नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भंग करने का फैसला किया। दरअसल नेहरू का मानना था कि पॉलिटिकल फ्रीडम तभी मिलेगी जब इकोनॉमिक फ्रीडम होगी। खैर उनकी गलती नहीं थी। ब्रिटिश राज के दौरान पूंजीवाद का जो रूप उन्होंने देखा उसने नेहरू की सोच को काफी इफेक्ट किया। उन्होंने देखा था कि भारत में कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद बहुत कमजोर है, इस पर मुट्ठी भर लोगों का कंट्रोल है, इसलिए वह मानते थे कि आम लोगों के इकोनॉमिक हितों की सुरक्षा का बोझ अब सरकार को ही उठाना होगा ताकि उनके साथ नाइंसाफी ना हो। तब नेहरू जैसे नेशनलिस्ट लीडर्स का बड़ा ग्रुप सोवियत यूनियन की सेंट्रल प्लानिंग और उसकी कामयाबी का मुरीद था, क्योंकि कम्युनिस्टों की सत्ता में आने के बाद 2 दशक के अंदर ही अंदर सोवियत यूनियन दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बन चुका था। उसने न केवल देश से भुखमरी को कम किया बल्कि साइंस सेक्टर में अपना परचम लहराया। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के साथ मिलकर हिटलर को हराने के बाद तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। दोस्तों ये ऐसा दौर था जब दुनिया के कई देशों में अर्थव्यवस्था और आर्थिक मामलों में सरकार का अच्छा खासा दखल था। अमेरिका और ब्रिटेन में तो 1929 के महामंदी के बाद से ही सरकार ने इकोनॉमी में काफी हद तक इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। चीन में भी माओ त्से तुंग के राज में ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम की नीति लाई गई, जिसका मकसद देश को बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बनाना था। ये बात और है कि इस गलत नीति की वजह से चीन में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसने बड़ी संख्या में लोगों की जान ले डाली। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नेहरू ने सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्यों अपनाया होगा। और सिर्फ वही नहीं, कई राष्ट्रवादी नेता भी तब मानते थे कि आर्थिक मामलों में सरकार के दखल से देश को फायदा होता है। कांग्रेस के गरम पंथ के नेता लाला लाजपत राय भी इसमें शामिल थे। फर्क सिर्फ इतना है कि नेहरू को सोवियत मॉडल पसंद था तो लाला जी जापान के इकोनॉमिक मॉडल के मुरीद थे। दरअसल पहले वर्ल्ड वॉर के बाद लाला जी जापान की यात्रा पर गए थे, तो इस दौरान उन्हें वहां की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस काफी पसंद आई। उन्होंने कहा कि जापान ने विदेशी पूंजी और कंपनीज को रोककर देसी इंडस्ट्रीज को पनपने का मौका दिया है, जिससे जापान की काया ही पलट हो गई है। यहाँ तक कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट भी इकोनॉमी में सरकार की दखल अंदाजी और इन्वेस्टमेंट के फेवर में थे। 1944 में बॉम्बे के इंडस्ट्रियलिस्ट ने जब अपना प्लान पेश किया, इस दौरान उन्होंने भी माना कि इससे प्राइवेट सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर जैसी जरूरी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। इन हालातों में देश की पहली सरकार ने 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया। इसके 2 साल बाद जब पहली पंचवर्षीय योजना बनी तो नेहरू ने कहा, मुझे इसमें जरा भी डाउट नहीं है कि हमें भारत को जल्द से जल्द और जहां तक पॉसिबल हो सके इंडस्ट्रियल देश बनाना होगा। नेहरू की मंशा तो सही थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने जो रास्ता चुना वो गलत था। इस तरह से उन्होंने देश की इकोनॉमी को सरकार, सरकारी कंपनियों और ब्यूरोक्रेट्स के जिम्मे सौंप दिया था। नेहरू ये रास्ता पकड़ेंगे, ये प्लानिंग कमीशन के बनने से पहले से ही तय हो चुकी थी और आजादी के 1 साल बाद ही उनकी शह पर सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर एक प्रपोजल पास किया। इसमें कई इंडस्ट्रीज में सरकार को मोनोपोली दी गई, यानी ऊपर केवल सरकार का अधिकार था। उस वक्त सरदार पटेल भी इसे लेकर डाउटफुल थे। इसके बाद साल 1951 में सरकार ने डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट यानी इंडस्ट्रीज एक्ट बनाया, जिसमें कई गलत नीतियों को जगह दी गई। तब दिग्गज कांग्रेसी नेता और फ्री मार्केट को फेवर करने वाले सी राजगोपालाचारी ने इसका विरोध भी किया था। उन्होंने कहा था कि इससे देश में लाइसेंस, परमिट, कोटा राज आ जाएगा, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। नाउ महालनोबिस का प्लान इसी लाइसेंस, परमिट और कोटा राज का खतरनाक रूप था, जिसका रिजल्ट दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद सामने आना शुरू हुआ। दरअसल सरकारी कंपनियों के पास ऐसी काबिलियत नहीं थी कि उनकी बदौलत इंडस्ट्रियल ग्रोथ तेज हो पाती। वहीं प्राइवेट सेक्टर को उभरने का मौका नहीं दिया गया। इस वजह से लंबे समय तक भारत की जीडीपी ग्रोथ 3% तक ही रही, जिसे मजाक में हिंदू ग्रोथ रेट का नाम भी दिया गया। नेहरू महालनोबिस की गलत नीतियों का असर सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया पर ही नहीं पड़ा, बल्कि इससे एग्रीकल्चर सेक्टर भी बदहाल हो गया।
देश लोगों का पेट भरने लायक अनाज पैदा नहीं कर पा रहा था। इसके लिए हम दूसरे देशों के रहमो करम यानी दया पर जी रहे थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि जिस गरीबी को कम करने के मकसद से नेहरू और महालनोबिस ने सोवियत मॉडल देश को अपनाया था, वो टारगेट भी हासिल नहीं हुआ। अगर उस वक्त अमेरिकन साइंटिस्ट नॉर्मन भारत की मदद नहीं करते तो देश में कभी हरित क्रांति नहीं आ पाती। देश की 60% आबादी खत्म हो जाती, सो अलग। अब ऐसे में इन नीतियों का विरोध करने वाले शेनॉय सही साबित हुए। उन्होंने कहा था कि आमदनी से अधिक कर्ज लेकर पब्लिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने से देश में महंगाई बढ़ेगी, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने इन्वेस्टमेंट की। शेनॉय का मानना था कि अधिक महंगाई दर के साथ फास्ट ग्रोथ हासिल नहीं की जा सकती। महंगाई की वजह से ही इन्होंने अनाज की खरीदारी एमएसपी पर भी करने से मना कर दिया। शेनॉय ने कहा था कि सरकार भले ही इसे कम समय की योजना कहकर लागू कर रही है, लेकिन इसे बंद करना मुश्किल होगा, और ये योजना आज तक चल रही है। इकोनॉमिक सेक्टर में सरकारी कंपनियों के दबदबे पर भी शेनॉय का विरोध सही साबित हुआ। लिबरलाइजेशन के बाद कई इंडस्ट्रीज से सरकार बाहर निकल चुकी है और कई और सेक्टरों से निकलने की तैयारी भी कर रही है। केंद्र में बैठी बीजेपी और मेन ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के बीच इस मामले पर सहमति है। इन कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने का विरोध हो भी रहा है तो सिर्फ लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से। शेनॉय की इस बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए कि 1979 में जब उनका निधन हुआ तब तक वो नेहरूवादी इकोनॉमिक पॉलिसीज के विरोध पर अड़े रहे। उनके निधन के करीब एक दशक बाद सेंट्रल प्लानिंग की गलत नीति की वजह से सोवियत यूनियन भी बिखर गया। वही सोवियत यूनियन जिसकी कामयाबी को देखकर नेहरू ने महालनोबिस प्लान को सपोर्ट किया था, लेकिन अफसोस ये कामयाबी लिमिट टाइम तक के लिए ही थी। वहीं चीन ने समय रहते आर्थिक सुधारों को लागू किया और आज वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत में भी इस बात को स्वीकार किया गया कि नेहरू और महालनोबिस की आर्थिक नीतियां गलत थी। कई आर्थिक जानकार इसी वजह से नेहरू महालनोबिस को खलनायक बताते हैं। जी हां, लेकिन अफसोस की बात यह है कि शेनॉय को नायक का दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया है। अगर उनकी सुनी गई होती तो शायद भारत आज चीन से भी आगे होता। खैर, भारत अब ये बात समझ चुका है और वो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू तेजी से ग्रो भी कर रहा है। उम्मीद है कि इस दशक के आखिरी तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन महालनोबिस प्लान की वजह से जो खामियाजा देश को भुगतना पड़ा, उसका दुख हमें हमेशा रहेगा। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें।